हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अंजलि लेक्चरर। पार्ट 1 की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 जैव प्रक्रम में पोषण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, उत्सर्जन, मानव आहार नल जैसी सभी चीज़ों के बारे में बताया। आज की इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 की ही चीज़ों को पार्ट 2 करके पढ़ाने वाली हूँ, जैसा कि आपने पार्ट 1 की वीडियो में देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की टॉपिक पर। पाचन ग्रंथियाँ यानी डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथियाँ किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। लार ग्रंथियाँ हमारे मुख में उपस्थित ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो लार बनाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। लार ग्रंथियाँ हमारे मुख में उपस्थित ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो लार बनाती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे देखते हैं लार ग्रंथियों के प्रकार, यानी लार ग्रंथियाँ कितने प्रकार के होते हैं। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी पाई जाती है, यानी तीन प्रकार के होते हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। कौन कौन से? पहला है कड़मूल या पैरोटिड, दूसरा है अधोहनो ग्रंथि, तीसरा है अधोजिह्वा ग्रंथि। मैंने आपको पहले पार्ट 1 की वीडियो में बताया कि मैं आपको इंग्लिश भी बताऊंगी, ताकि अगर आप सीबीएसई बोर्ड से भी हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने सबके नाम इंग्लिश में भी बताए हैं, क्योंकि इंग्लिश नाम से भी बोर्ड एग्जाम में हेडिंग में पूछ सकता है क्वेश्चन। पहला क्या था? कड़मूल या पैरोटिड, दूसरा अधोहनो ग्रंथि, तीसरा अधोजिह्वा ग्रंथि। अब बात करते हैं कड़मूल पहले वाली ग्रंथि के बारे में। कड़मूल ग्रंथि पहला, यह लार ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। यह लार ग्रंथि जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जो कड़ पल्लव के नीचे पाई जाती है। इसमें सूजन से गलसुआ रोग हो जाता है। कड़ पल्लव जो हमारे मुख में कड़ पल्लव है, उनके नीचे पाई जाती है ये लार ग्रंथि है। ये लार ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, जो कड़ पल्लव के नीचे पाई जाती है। इसमें सूजन होने से गलसुआ रोग हो जाता है। दूसरा क्या है? अधोहनो ग्रंथि। अधोहनो क्या है? अधोहनो ग्रंथि के बारे में देखते हैं। अधोहनो ग्रंथि निचले जबड़े में, आपका जो जबड़ा है मुंह में, आप अपने जबड़े में भी देख ले सकते हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अधोहनो ग्रंथि क्या है? अधोहनो ग्रंथि निचले जबड़े के दोनों तरफ उपस्थित होती हैं। यह ग्रंथि वार्टन्स नलिका के माध्यम से मुख के निचले सतह पर, जिस स्थान पर जीभ सतह की ओर संपर्क करता है, वहां ये आगे खुलता है। आपको मैं लिख के इसलिए समझाई हूँ ताकि आपको मेरे बोलने से समझ में ना आए, तो आपको लिखने से और देखने से आसानी से समझ में आ जाए। एक बार फिर से देख लीजिए। अधोहनो ग्रंथि निचले जबड़े के दोनों तरफ, आप निचले जबड़े में दोनों तरफ उपस्थित होती हैं। यह ग्रंथियां वार्टन्स नलिका के माध्यम से मुख के निचले सतह पर, जिस स्थान पर जीभ सतह की ओर संपर्क करता है, वहां से ये आके खुलता है। अगर आप जीभ ऊपर करेंगे तो आपके जीभ में लार ग्रंथियां दिखेंगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अधोहनो ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि। हमने 2 ग्रंथियों के बारे में बता दिया। तीसरी ग्रंथि है अधोजिह्वा ग्रंथि, जिह्वा या जिह्वा ग्रंथि। यह ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो मुख के निचले सतह पर जीभ के दोनों तरफ पाई जाती है। यह ग्रंथि सबसे छोटी, एक बार फिर से देख लीजिए, यह ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जो मुख के निचले सतह पर जीभ के दोनों तरफ पाई जाती हैं। आप अपने जीभ को इस वाले में आप अपने जीभ को ऊपर की तरफ करेंगे तो जीभ के नीचे तरफ दोनों ग्रंथियां पाई जाएंगी। अब मैंने ग्रंथि का ये जो स्ट्रक्चर ऑफ सेलिवर ग्लैंड यानी लार ग्रंथि की संरचना है, एक बार देख लीजिए। संरचना को मैं थोड़ा डार्क करके आपको दिखा देती हूँ। मैंने फिगर पहले से बना रखा है, बस आपको मैंने समझाना है। ये हमारी लार ग्रंथि की संरचना है।
जो इस प्रकार से होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। अब आगे बढ़ते हैं यकृत के बारे में। यकृत क्या है? यकृत यानी लीवर। मैंने दिखाया था जो ग्रहणी के एक साइड यकृत था, दूसरे साइड अग्नाशय था, वह उसी की संरचना या उसी के बारे में हम बताएंगे, लीवर के बारे में। यकृत यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी लाल ग्रंथियों में सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी थी? सबसे कड़मूल ग्रंथि, लाल ग्रंथि सबसे बड़ी थी, और सबसे बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की जो होती है वह यकृत होती है। एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जो लगभग 1.5 kg होता है तथा यह गहरे लाल रंग की होती है। यह उदर गुहा में ग्रहणी मैंने बताया जो सी के आकार, बैंड के आकार की होती है, ग्रहणी से लगा होता है। यह 2 पिंडों का बना होता है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने बताया था, देख लीजिए। आपको मैं स्ट्रक्चर बना के इसे समझा देती हूँ। ये हमारी लाल ग्रंथि की संरचना है। ये हमारा ग्रहणी है, जो मैंने बताया अमाशय के ठीक नीचे होता है। इसकी एक तरफ अग्नाशय होता है और दूसरी तरफ ये यकृत होता है, यानी लीवर होता है। ये हमारा ग्रहणी है। मैंने अब जैसा कि आपको बताया था, ग्रहणी सी के आकार या बैंड के आकार की होती है। इसी में ये जो पिंड है, यही दोनों लोब हैं यकृत के, और ये जो है इसी में से ग्लैंड ब्लैडर, ये पित्राशय है। इसी में पित्तरस का श्रावण होता है, जो ग्रहणी में अधिकांश भोजन का पाचन इसी भाग में होता है। ग्रहणी में तो किस लिए होता है? क्योंकि आधे पाचक एंजाइम्स यकृत से आते हैं और इस साइड अग्नाशय, जैसा मैंने बताया, आधे पाचक एंजाइम इस साइड से आते हैं, इसलिए भोजन का अधिकांश भाग का पाचन इसी भाग में होता है। वैसे ही यहाँ पे देख लीजिए, ये पित्त नली के सहारे से वो जितने भी पाचक एंजाइम होते हैं यकृत से, वो इस वाले भाग में जाते हैं, और जितने भी पाचक एंजाइम भोजन के अवशोषण के बाद बचे हुए, जैसे विटामिन ए, जिसको यकृत की जरूरत जिस विटामिन को होती है वो अवशोषण कर लेता है, और जिस पाचक एंजाइम की सहायता होती है भोजन के पाचन में, वह यकृत श्रावण करता है। यही पित्त नली है। स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, ये मैंने स्ट्रक्चर ऑफ लीवर का बताया है, देख लीजिए आप अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अगली टॉपिक है यकृत के कार्य, फंक्शन ऑफ लीवर। तो यकृत के कार्य के बारे में हम जान लेते हैं। यकृत के मुख्य कार्य होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको कि भोजन का अधिकांश भाग का पाचन ग्रहणी में होता है। तो क्यों? क्योंकि एक साइड उसके यकृत होता है और दूसरी साइड अग्नाशय होता है। तो वही देख लेते हैं यकृत के कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, जो निम्नलिखित हैं। देख लीजिए, पहला क्या है? यह पित्त रस का श्रावण करता है, मैंने आपको बताया। दूसरा क्या है? यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। तीसरा है यह विटामिन ए का संश्लेषण करता है। चौथा है यह वसा का भी संश्लेषण करता है। पांचवा है ये यूरिया का संश्लेषण करता है, यानी यह किसका संश्लेषण करता है? विटामिन ए का, वसा का, यूरिया का। और छठवां क्या है? यह हिपेरिन नामक पदार्थ का श्रावण करता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर के थक्का बनने या जमने से बचाता है। आगे बात कर लेते हैं ग्रहणी के दूसरे साइड अग्नाशय। मैंने बताया एक साइड लीवर, एक साइड अग्नाशय यानी पैंक्रिस। तो पैंक्रिस के बारे में हम बात करते हैं। यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि हमने बताया कि यकृत है, उसके बाद ये वाली ग्रंथि है अग्नाशय। यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो गुलाबी रंग की, यकृत तो लाल रंग की होती है, लेकिन यह गुलाबी रंग की नीम के पत्ती के समान कटी फटी संरचना होती है। यह ग्रहणी से लीवर के विपरीत दिशा में लगी होती है। मैंने बताया आपको, यह ग्रहणी के विपरीत लीवर के विपरीत दिशा में लगी, इस साइड लीवर, इस साइड अग्नाशय। ग्रहणी से लीवर के विपरीत दिशा में लगी होती है। इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो गुलाबी रंग की नीम के पत्ती के समान कटी फटी संरचना होती है। यह ग्रहणी से लीवर के विपरीत दिशा में लगी होती है। इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला क्या है?
बाह्य श्राव्य ग्रंथियां, दूसरा है अंतःश्राव्य ग्रंथियां। तो पहले हम बाह्य श्राव्य ग्रंथियां के बारे में बात करते हैं, यानी यूरोक्लाइन ग्लैंड यानी यूरोक्लाइन ग्लैंड, बाह्य श्राव्य ग्रंथि यानी यूरोक्लाइन ग्लैंड, इसके बारे में बात करते हैं। यह अग्नाशय रस का श्रावण करता है, अग्नाशय रस का श्रावण करता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। यह भोजन में उपस्थित अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। जब मैंने बताया आपको कि आधे एंजाइम, पाचक एंजाइम यकृत में से, आधे अग्नाशय में से आते हैं, तो यही जो ग्रंथियां हैं अग्नाशय ग्रंथियां में बाह्य श्रावी, अंतःश्रावी, यही सब एंजाइम इन्हीं सब से अग्नाशय रस का श्रावण करता है। यह अग्नाशय रस का श्रावण करता है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। यह भोजन में उपस्थित अम्ल के प्रभाव को नष्ट करता है। दूसरा क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। इसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं यानी एंडोक्राइन ग्लैंड, इसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं भी कहते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जिसे मैंने आपको बता दूंगी, अभी फिगर में दिखा दूंगी। अल्फा कोशिका, एक बीटा कोशिका, तीसरा डेल्टा या पाई कोशिका। पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और पाई कोशिका में क्या है डिफरेंस। जैसे कि यह अग्नाशय का मैंने चित्र बनाया है, पहले मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगी। फिर अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका, डेल्टा या गामा कोशिका के बारे में बताऊंगी। ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रहणी है, ये हमारा अग्नाशय है। इस साइड मैंने यकृत की संरचना आपको दिखाई थी, तो ये हमारा ग्रहणी है, यहाँ संरचना है। ये देखिए, ये जो आपने पत्ती, कटी फटी नीम की पत्ती की समान संरचना देखी, उसमें जो आप पत्ती में भी देखेंगे तो ऐसी संरचना निकली होती है, इसी को बोला गया है अल्फा कोशिका। और इसमें से जो सेकेंड वाली पत्ती निकलती है, इसे बीटा कोशिका। ये जो इसमें से तीसरी पत्ती निकलती है, इसे गामा या डेल्टा कोशिका। इसी तरह सब में ऐसे होते हैं, एक दूसरे से निकले होते हैं। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका, ऐसे सभी में होंगे। तो ये है ग्रहणी हमारा, और ये अग्नाशय। इसी में ये वाली अल्फा कोशिका है, ये बीटा कोशिका है, और ये गामा या डेल्टा कोशिका। अब हम इन तीनों कोशिकाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अल्फा कोशिका क्या है, यह ग्लूकेगान नामक हार्मोन का स्रावण करता है। यह नोट पॉइंट है, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रही हूँ ताकि यह सब पढ़ के आपको आगे की तैयारियों में बहुत आसान भी होगा। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए देखते हैं अल्फा कोशिका। यह ग्लूकेगान नामक हार्मोन का स्राव करता है जो शरीर में ग्लूकोज की कमी होने पर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। जैसे आपने ग्लाइकोजन लिया, जो ग्लूकेगान हार्मोन्स है, ग्लूकेगान नामक हार्मोन्स, ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है। अगला बीटा कोशिका देख लेते हैं हम। बीटा कोशिका, यह इंसुलिन नामक हार्मोन्स, इंसुलिन का अपना नाम सुना होगा, इसी के कारण जैसे लंबाई भी इसी हार्मोन पर लंबाई डिपेंड होता है। जैसे बीटा कोशिका, यह इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है जो शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होने पर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन में सहायता होता है। जैसे शुगर है, वह इंसुलिन के इंजेक्शन को लगा के कंट्रोल होता है, वैसे ही ये इंसुलिन हार्मोन्स है जो यह इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है जो शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज, वही जो शुगर है, जिसको शुगर की बीमारी है, उसे कंट्रोल करने के लिए ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने में सहायता करता है। जैसे ग्लूकोज इंसुलिन, जैसे कोई शुगर का रोगी है, उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे तो जो अधिक मात्रा में शुगर होगा उसे कंट्रोल करके ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया है, आप एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पोषण के बारे में बता दिया था, अब पोषण के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषण, दूसरा परपोषण। स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा परपोषण यानी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम स्वपोषण की बात करते हैं यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषण क्या है, वे जीवधारी जो अपना भोजन
वे जीवधारी जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश अथवा रासायनिक ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। देख लीजिए आप ध्यान से, जैसे वे जीवधारी जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, आपने देखा जैसे सूर्य के प्रकाश अथवा रासायनिक ऊर्जा के उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी जीव कहते हैं और इस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, सभी हरे पौधे, शैवाल और आर्ची बैक्टीरिया जो पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी जीव कहा गया है। और शैवाल भी हो गए और आर्ची बैक्टीरिया इत्यादि हो गए। आपको स्वपोषण के प्रकार के बारे में बता देंगे हम। स्वपोषण के प्रकार, स्वपोषण दो प्रकार के होता है। एक प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण यानी फोटोसिंथेटिक ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है रासायनिक संश्लेषण स्वपोषण सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी पहला है प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण, दूसरा है रासायनिक संश्लेषण स्वपोषण। तो पहले के बारे में हम जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण वह स्वपोषण जिसमें जीवधारी, प्रकाश संश्लेषण में फिर से देख लीजिए आप, वह पोषण जिसमें जीवधारी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण कहते हैं। एक बार आप इसे फिर से देख लीजिए, वह स्वपोषण जिसमें जीवधारी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण स्वपोषण कहलाता है। जैसे में सभी हरे पौधे एवं शैवाल etc। दूसरा है रसायन संश्लेषण स्वपोषण, वह स्वपोषण जिसमें जीवधारी रासायनिक ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है रसायन संश्लेषण स्वपोषण कहलाता है। क्या, एक बार फिर से देख लीजिए, रसायन संश्लेषण स्वपोषण वह स्वपोषण जिसमें जीवधारी रासायनिक ऊर्जा की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण में क्या था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और दूसरा क्या है, रासायनिक ऊर्जा की उपस्थिति में। वह स्वपोषण जिसमें जीवधारी रासायनिक ऊर्जा की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाता है रसायन संश्लेषण स्वपोषण कहलाता है। इन दोनों को कॉम्बिनेशन मिला के क्या बना है, स्वपोषण। वैसे ही स्वपोषण में दो प्रकार होते हैं, एक में सूर्य का प्रकाश, एक में रासायनिक। और अपने स्वपोषण का परिभाषा देखा था, उसमें भोजन सूर्य के प्रकाश अथवा रासायनिक ऊर्जा, वही बस अलग अलग कर दिया। ये आपको याद करने में बहुत आसानी होगी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। और जैसे में देख लीजिए, आर्ची बैक्टीरिया और राइजोबियम जीवाणु इत्यादि। अगला क्या है, परपोषण दूसरा, यानी परपोषण किसे कहते हैं, वे जीवधारी जो अपना भोजन, परपोषण किसे कहते हैं, वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी तथा इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। जैसे जंतु और कवक हैं, ये स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं क्योंकि यह जैसे हम बने बनाए हुए भोजन को खाते हैं, जैसे जंतु और कवक। एक बार फिर से देख लीजिए, वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वपोषी जीवों से प्राप्त करते हैं उन्हें परपोषी तथा इस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं, जैसे जंतु और कवक। परपोषण के प्रकार देख लेते हैं। परपोषण तीन प्रकार के होते हैं। पहला है परजीवी, दूसरा है सहजीवी, तीसरा है मृत्योपरजीवी। परजीवी हम देख लेते हैं पहला तो तीनों के प्रकार के बारे में बताएंगे हम आपको। परजीवी क्या है, वे जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं तथा उसे हानि पहुंचाते हैं उसे परजीवी तथा इस प्रकार के पोषण को परजीवी परपोषण कहते हैं, जैसे जू, मच्छर, एस्केरिस, अमरबेल इत्यादि। एक बार इसका डेफिनेशन आप फिर से और ध्यान से देखेंगे। वे जीवधारी जो अपना भोजन दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं तथा उसे हानि पहुंचाते हैं उसे परजीवी तथा इस प्रकार के पोषण को परजीवी परपोषण कहते हैं। जैसे जू अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वह हानि भी पहुंचाते हैं और अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। मच्छर भी हैं जो मॉस्किटो हैं, वो हमें काटते भी हैं और हम ही से हमारा भोजन प्राप्त करते हैं। एस्केरिस हो गए, अमरबेल इत्यादि। अब सहजीवी के बारे में आपको बताते हैं हम। सहजीवी वे जीवधारी जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं, जैसे जो साथ साथ जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी वो उसे लाभ पहुंचाएगा, वो उसे लाभ पहुंचाएगा और साथ साथ जीवन यापन करते हैं।
एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं परंतु हानि किसी को नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के परपोषण को सहजीवन कहते हैं। आप नाम से ही पहचान लेंगे कि उसका डेफिनेशन होगा क्या, अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे तो भूलेंगे भी नहीं। वे जीवधारी जो साथ साथ जीवन व्यापन करते हैं और एक दूसरे के लाभ पहुंचाते हैं और परंतु हानि किसी को नहीं पहुंचाते हैं, उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के परपोषण को सहजीवन कहते हैं। ये गलत है। जैसे देख लीजिए, लाइकेन यानी कवक व शैवाल के बीच सहजीवन। दूसरा है राइजोपस राइजोबियम जीवाणु तथा मटर कुल के पौधे के बीच सहजीवन, यानी लाइकेन जो है कवक व शैवाल के बीच के सहजीवन और राइजोबियम जीवाणु तथा मटर कुल के पौधे के बीच सहजीवन। तीसरी हेडिंग है मृत्योपरजीवी। वे जीवधारी जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों अथवा मृत जीवों से प्राप्त करते हैं उसे मृत्योपरजीवी कहते हैं तथा इस प्रकार के परपोषण को मृत्योपरजीवन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, वे जीवधारी जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से अथवा मृत जीवों से प्राप्त करते हैं उसे मृत्योपरजीवी कहते हैं तथा इस प्रकार के परपोषण को मृत्योपरजीवन कहते हैं। जैसे कवक में क्या आता है आपका मशरूम, खमीर, एगेरिक्स और एस्परजिलस आदि। नोट पॉइंट आपको मैं बता देती हूँ। सबसे नोट पॉइंट जो आपको बेसिक चीज़ों से मैं बताएं, ये तो कहीं आपको बताया नहीं जाता। आपको मैं इस वाले वीडियो में आपको मैं अपनी तरफ से ये वाले बहुत जरूरी पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आपको कहीं तैयारी में बहुत मदद मिलेगी इससे। एमाइलेज या पहला क्या है, एमाइलेज या एमाइलोप्सिन, दूसरा है लाइपेज या स्टिएप्सिन और तीसरा क्या है, ट्रिप्सिन। आपने इन सभी हार्मोन्स के नाम सुनेंगे या फिर सुना होगा। एमाइलेज या एमाइलोप्सिन क्या है, यह बचे हुए कार्बोहाइड्रेट का सरल शर्करा में पाचन करता है। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट हैं उन्हें सरल शर्करा में पाचन करने के लिए एमाइलेज जो पाचक एंजाइम या अग्नाशय रस के जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदलता है। दूसरा क्या है, लाइपेज या स्टिएप्सिन, यह वसा का वसी अम्लों में पाचन करता है। वसा जो हो गया वो जो लाइपेज है वो वसा का वसी अम्ल में पाचन करता है। तीसरा क्या है, ट्रिप्सिन, यह प्रोटीन का अमीनो अम्ल में पाचन करता है। जो प्रोटीन है ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो अमीनो अम्ल में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में पाचन करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।